हेलो एवरीवन, ये है मिशन सक्सेस स्ट्रेटजी और मैं हूं डॉक्टर मधु कटियार। आज राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत प्रीवियस ईयर्स रिवीजन पेपर श्रृंखला में हम पीसीएस वर्ष 1995 के प्रश्न पत्र को हल करेंगे। इस प्रश्न पत्र में कुल 120 प्रश्न हैं और यह प्रश्न पत्र प्रवक्ता जीआईसी परीक्षा, राजकीय डिग्री कॉलेज परीक्षा, असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा, टीजीटी पीजीटी परीक्षा और यूजीसी नेट परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं इस वीडियो का पहला प्रश्न। लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा का किसने प्रतिपादन किया है? तो साथियों, लोकप्रिय जो संप्रभुता की अवधारणा है उसका प्रतिपादन रूसो ने किया है। समूह उसी अर्थ में वास्तविक हैं जिस अर्थ में राज्य वास्तविक है। तो यह कथन है समुदायों का एक समुदाय है। यह विशेषता राज्य की बताता है कि ये बहुलवादी मानते हैं कि जो राज्य है वो समुदायों का एक समुदाय है। निम्नांकित में से कौन लोकतंत्र तथा तानाशाही दोनों का दार्शनिक जनक माना जाता है? तो साथियों, रूसो को जो है लोकतंत्र तथा तानाशाही दोनों का जनक माना जाता है। निम्नलिखित में संप्रभुता के विधवा सिद्धांत का प्रमुख वक्ता था? तो जॉन ऑस्टिन को जो है संप्रभुता के विधवा सिद्धांत का प्रमुख प्रवक्ता माना जाता है। संप्रभुता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जीन बोंदा ने किया था और विधिक संप्रभुता का प्रतिपादन थॉमस हाब्स ने किया था, जबकि इसका प्रमुख प्रवक्ता जो कौन था वो जॉन ऑस्टिन था। निम्नलिखित में से इस कथन से संबद्ध है कि यदि संप्रभुता संपूर्ण न होगी तो राज्य का अस्तित्व न होगा। तो यह कथन है जॉन ऑस्टिन का। यह किसने कहा कि राजा को प्रजा पर शासन करने का असीमित अधिकार है? तो साथियों, जो निरंकुश संप्रभुता का प्रतिपादन हाब्स ने किया है। वह कौन था जिसने सर्वप्रथम संप्रभुता को राज्य का लक्षण बताया था? तो साथियों, जीन बोंदा ने सर्वप्रथम संप्रभुता सिद्धांत की व्याख्या की थी और उसी ने संप्रभुता को जो है राज्य का जो है सर्वप्रथम लक्षण बताया था। जीन बोंदा ने अपनी पुस्तक 6 बुक्स ऑन द रिपब्लिक में, जो कि 1976 में प्रकाशित हुई थी, सॉवरेनिटी शब्द का प्रयोग किया था। और सॉवरेनिटी शब्द जो है फ्रेंच शब्द है और ये अंग्रेजी के जो है सॉवरेनिटी शब्द के समानार्थक है। और बोंदा ने संप्रभुता की परिभाषा इस प्रकार की थी: संप्रभुता नागरिकों तथा प्रजाजनों पर राज्य की सर्वोच्च शक्ति है जो कानून के नियंत्रण से परे है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि बोंदा द्वारा संप्रभुता की मर्यादा के रूप में स्पष्ट रूप से प्रयुक्त नहीं है? तो साथियों, संप्रभुता पे जो है मर्यादा लगाते समय दैवीय विधि, प्राकृतिक विधि और संप्रभु कानून संवैधानिक विधि संबंधी 3 वो मर्यादाएं लगाता है, लेकिन शाश्वत विधि इसमें संबंधित नहीं है। पितृसत्तात्मक सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादक थे? तो सर हेनरी मेन पितृसत्तात्मक सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादक थे। राज्य को विश्व आत्मा के रूप में किसने प्रस्तुत किया? तो साथियों, हीगल ने जो है विश्व आत्मा को के रूप में जो है प्रस्तुत किया है। द लॉ ऑफ फ्री मोनार्कीज की रचना किसकी है? जेम्स प्रथम की है। ये रचना जेम्स प्रथम की है। उत्तर इसमें जो कूट है उसको मिलाना है। तो आइए देखते हैं। तो राज्य एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग में प्राबल्य बनाए रखने की संस्था, ये कार्ल मार्क्स का है। राज्य धनी वर्ग द्वारा गरीब वर्ग के उत्पीड़न का एक यंत्र है, तो ये जो है आपका ओपेनहाइमर का है। राज्य पारस्परिक भरोसे के लिए एक जॉइंट स्टॉक कंपनी है, ये स्पेंसर है। और राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का प्रमाण है, हीगल है। यहाँ पे जो है कुछ पुस्तकें हैं और उनके लेखक दिए, देखना है इसमें कौन सी गलत है। तो लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस, तो साथ ही ये जॉन ऑस्टिन की रचना है और 1832 में इसने इसको लिखा था। और बाकी जो रचनाएं हैं, लेक्चर्स ऑन पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन ये टी.एच. ग्रीन की है। लेवियाथन हाब्स की है और लाज जो है प्लेटो की रचना है। समान इच्छा का तात्पर्य है वह इच्छा जो समस्त समुदाय के हित में हो। हाब्स को व्यक्तिवादी कहा गया क्योंकि वह जो है समझता है कि बौद्धिक आत्मरक्षा सामाजिक समझौता चाहती है। किसने कहा कि राज्य न तो भगवान की सृष्टि है, ना ही उच्च भौतिक शक्ति का परिणाम, ना ही परिपाटी और ना ही परिवार का विस्तार मात्र? तो उपयुक्त कथन है जो राज्य की ऐतिहासिक उत्पत्ति के संबंध में जो है गार्नर का है। धर्म राज्य वह है जो धार्मिक संस्थाओं को सर्वोच्च सत्ता समर्पित करता है। निम्नलिखित में से कौन संविदावेत्ताओं की मौलिक एवं सामान्य मान्यताओं में नहीं है? तो व्यक्ति की असुरक्षा नहीं है, क्योंकि जो है सामाजिक समझौते सिद्धांत का मूल ही व्यक्ति की सुरक्षा है।
राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत का सर्वोच्च जो गुण है वो है इसका बहुआयामी उपागम। नगर राज्य, राष्ट्र राज्य, समाज राज्य, राज्य समाज, राज्य के विकास के संदर्भ में उपयुक्त पदों का सही क्रम क्या है? तो साथियों, जो सबसे पहले आया था आपका जो क्रम था वो नगर राज्य था। नगर राज्य के बाद समाज राज्य आया, समाज राज्य के बाद राज्य समाज आया और फिर इसके बाद है राष्ट्र राज्य आया है। समाजवादी प्राकृतिक संसाधनों के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में है ताकि जो है शोषण दूर हो सके। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का संबंध है लॉर्ड बेवरिज से। समाजवाद राज्य को मानते हैं एक सकारात्मक अच्छाई। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राज्य के पुलिस कार्यों की श्रेणी में नहीं आता? अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राइमरी शिक्षा। ग्रीन ने स्वतंत्रता की परिभाषा दी है इस प्रकार की ऐसे कार्यों को करने की क्षमता जो करने योग्य हैं। स्वतंत्रता का अधिकार क्या है? एक प्रकार का नागरिक अधिकार है। जहाँ कोई विध नहीं वहाँ कोई स्वतंत्रता नहीं है। तो ये जो कथन है वो आपका जॉन लॉक का है, बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा भी गया है। प्लेटो ने न्याय सिद्धांत का वर्णन किस में किया है? तो ये भी जो है बहुत पूछा गया है। तो प्लेटो ने न्याय सिद्धांत का वर्णन अपनी पुस्तक रिपब्लिक में किया गया है और इसका उपशीर्षक ही कंसर्निंग जस्टिस है। ग्रीन ने दंड के किस सिद्धांत को प्रतिपादित किया? तो ग्रीन ने दंड के निवृत्तात्मक सिद्धांत को प्रतिपादन किया है। सच बोलना तथा अपना कर्ज अदा करना, तो ये कथन है सिफालस का, यानी दो से मिला दीजिए। प्रत्येक व्यक्ति को उसका औचित्य देना न्याय है, ये कहा था पॉलीमार्कस ने। शक्तिशाली का हित ही न्याय है, थ्रेसिमेकस। और न्याय भय का शिशु है, ग्लकन। न्याय शक्तिशाली का हित है, ये थ्रेसिमेकस का कथन है। समाजवादी प्राकृतिक संसाधनों के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में है। निम्नलिखित में से अधिकारों का कौन सा सिद्धांत प्राचीनतम है? तो प्राकृतिक अधिकारों का जो सिद्धांत है वो सबसे प्राचीनतम है। यदि किसी मनुष्य को भ्रमण करने की स्वतंत्रता नहीं दी जाती है तो इसका अर्थ हुआ है कि उसे नहीं दी गई है, तो उसे नहीं दी गई है नागरिक स्वतंत्रता। निम्नलिखित विचारकों में से किसने स्वतंत्रता के सकारात्मक पक्ष को अपनाया? तो सकारात्मक पक्ष को अपनाया है टी.एच. ग्रीन ने। किसने स्वतंत्रता तथा समानता को एक दूसरे का अनुपूरक माना है? तो मैकाइवर ने जो इसे अनुपूरक माना है, जबकि टाकविले और लॉर्ड एक्टन और ये जो है विचारक जो है इसे पूरक नहीं मानते। और पूरक मानने वाले विचारक हैं रूसो, लास्की, मैकाइवर, टानी। सामाजिक न्याय का तात्पर्य है सभी प्रकार के भेदभाव तथा जाति, रंग, धर्म, लिंग इत्यादि पर आधारित विशेषाधिकार की समाप्ति। उदारवाद का मूल सिद्धांत है व्यक्तिक स्वतंत्रता। निम्नलिखित में से कौन फांसीवाद का तत्व नहीं है? तो पूंजीवाद का विरोध फांसीवाद का तत्व नहीं है। कौन सी समाजवादी विचारधारा मानती है कि श्रम नहीं बल्कि समाज ही मूल्य का निर्माता है? तो फेबियन समाजवाद मानता है कि जो है समाज नहीं बल्कि श्रम नहीं बल्कि समाज ही मूल्य का निर्माता है। आधुनिक व्यक्तिवाद स्वतंत्रता की मांग, जो आधुनिक व्यक्तिवाद है वो स्वतंत्रता की मांग करता है, किसके लिए? समूह के लिए। मार्क्सवादी ऐतिहासिक भौतिकवाद का अर्थ है इतिहास की आर्थिक व्याख्या। निम्नलिखित में से किसने साम्राज्यवाद को पूंजीवाद का अंतिम चरण माना था? तो ये माना था लेनिन ने। मार्क्स का मानना था कि राज्य की उत्पत्ति वर्गों की उत्पत्ति के साथ हुई है। राज्य के विलुप्त होने की अवधारणा का संबंध है मार्क्सवाद से। ग्रीन की प्राथमिकता का निर्धारण करें। तो देखिए सबसे पहले इसमें आता है कि मानवीय चेतना स्वतंत्रता चाहती है। स्वतंत्रता अधिकार में निहित है, अधिकार राज्य में। तो इस प्रकार से आपका 1, 4, 3 और 2, तो 1, 4, 3, 2 जो है विकल्प नंबर ए में है। सभी राज्य के अंतर्गत है, राज्य के बाहर कोई नहीं, राज्य के विरुद्ध कुछ नहीं। तो यह कथन है जो है मुसोलिनी का। मार्क्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन अधिसंरचना का भाग है? तो अधिसंरचना का भाग है वैधानिक संस्थाएं। राज्य एक आवश्यक बुराई है, ऐसा मानना है व्यक्तिवादियों का। कार्य शब्द नहीं, तो ये कौन कहता है? ये फांसीवाद के अंतर्गत का है। कार्य जो है शब्द। संसार के मजदूरों एक हो जाओ, मार्क्सवादी। राज्य व्यक्ति के लिए है, ये है उदारवाद। और विकास के माध्यम से समाजवाद, ये है फेबियनवाद। अराजकतावाद समर्थन करता है राज्यहीनता का।
निम्न में से कौन सा कथन गलत है? जो भी शक्तियाँ वे सभी ईश्वर प्रदत्त हैं। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का पदार्पण है। तो इच्छा ना कि शक्ति राज्य का आधार है। राजा के प्रति विद्रोह ईश्वर के प्रति विद्रोह है। तो हीगल का जो कथन है वो है राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का पदार्पण है। युद्ध के विषय में टी.एच. ग्रीन ने कहा है कि वह सामूहिक नरसंहार है। मानवीय क्रियाकलापों को आत्म संबंधी तथा अन्य संबंधी में किसने वर्गीकृत किया? तो जे.एस. मिल ने वर्गीकृत किया है। फेबियन समाजवाद के समर्थक हैं कि अविलंब सामाजिक पुनः संरचना। फासीवाद मार्क्सवाद से भिन्न मत रखता है किसके संबंध में? वर्ग युद्ध के विषय में। एक दल की तानाशाही मजदूर वर्ग की तानाशाही नहीं है बल्कि मजदूर वर्ग तानाशाही। ये किसने कहा था? ये कार्टस्की ने कहा था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन उदारवादियों के दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करता है? तो उदारवादियों के दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करता है कि राज्य को केवल न्यूनतम आवश्यक कार्य करने चाहिए। निम्न में से किस विचारक ने विशिष्टवाद को मार्क्सवाद के साथ जोड़ने का प्रयास किया? तो जेम्स बर्नहम ने इसे जोड़ने का प्रयास किया। और जेम्स बर्नहम की प्रसिद्ध पुस्तक है द मैनेजेरियल रिवॉल्यूशन। निम्नलिखित में से किस पुस्तक की रचना मार्क्स ने नहीं की है? तो मार्क्स ने जो है स्टेट एंड रिवॉल्यूशन की जो है रचना नहीं की है। निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा मार्क्सवाद के अनुरूप नहीं है? तो मूल्य मुक्त सामाजिक विज्ञान की अवधारणा इसमें नहीं है। आधार मध्य संरचना भी है, अतिरिक्त मूल्य भी है, राज्य की विलुप्ति, ये तीनों भी हैं। केवल शिक्षित लोगों को ही मताधिकार मिलना चाहिए, इस विचार के समर्थक थे जे.एस. मिल। मताधिकार के विषय में एक व्यक्ति एक मत का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ये किया था बेंथम ने। निम्नलिखित में से कौन दबाव समूह का अनिवार्य तत्व है? तो दबाव समूह का अनिवार्य तत्व समूहित है। लोकतंत्र के अंतर्गत राजनीतिक दल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक तत्व नहीं है? तो संगठन होता है, वित्त होता है, नेतृत्व होता है, लेकिन संवर्ग जो है उसका आवश्यक तत्व नहीं है। सरकार के स्वरूप को लेकर मूर्ख विवाद करते हैं, जो सुशासन करते हैं वही सरकार सर्वोत्तम है। तो ये मानना था अलेक्जेंडर पोप का। यह किसने कहा कि इंग्लैंड में कोई संविधान नहीं है? तो ये कहना है टॉकविले का। निम्नलिखित में से कौन संविधानवाद का सही वर्णन है? उदार लोकतांत्रिक मानकों के अनुरूप शासन ही संविधानवाद का सही वर्णन है। कठोर संविधान वह है जहां विधि निर्माण की सामान्य प्रक्रिया से संशोधित नहीं हो सकती है। किसने संघात्मक सरकार की परिभाषा देते हुए कहा है कि यह राष्ट्रीय एकता एवं सत्ता तथा राज्य के अधिकारों में सामंजस्य स्थापित करने का राजनीतिक यंत्र है? तो ये कहा है ए.वी. डायसी ने। एकात्मक विचारधारा प्रतिपादित करती है कि विधि संप्रभु का आदेश है, और एकात्मक विचारधारा कहती है कि संप्रभु सर्वशक्तिमान है। तो ए और आर दोनों सही हैं, और जो है कारण जो है कथन की सही व्याख्या कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन संस्थात्मक सरकार का ठीक अर्थ है? जहां कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी हो। तो ये संस्थात्मक शासन की विशेषता है। एम.ए. जिन्ना को भाग लेने के लिए आमंत्रित नहीं किया गया था। तो एम.ए. जिन्ना को जो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित नहीं किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सही नहीं? 1907 में कांग्रेस विभाजन, 1916 में होम रूल का जन्म, और 1923 का स्वराज दल का गठन, और 1930 का असहयोग आंदोलन। तो साथियों असहयोग आंदोलन 1930 में नहीं जबकि 1920-22 में हुआ था। तो विकल्प डी आपका गलत है। निम्नलिखित का सही कालक्रम क्या है? तो आइए देखते हैं कि
सबसे पहले है भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। ये कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1857 में। ब्रिटिश मुकुट द्वारा भारत में सार्वभौमिकता ग्रहण करना 1958 में। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1985 में। और मिंटो मॉर्ले सुधार 1909 में। देखते हैं इसमें कौन सा जोड़ा सही नहीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1985 में हुई थी। हिंदू महासभा 1916 में। भारतीय साम्यवादी दल 1924। भारतीय जनसंघ जो है 1951 में बना था, 1950 में नहीं। वो हुम इनका संबंध था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। राजगोपालाचारी जो संबंधित थे वो स्वतंत्र पार्टी से, वो हुम जो है आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। राजगोपालाचारी स्वतंत्र पार्टी से। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ से। आचार्य जेबी जो कृपलानी थे वो किसान मजदूर प्रजा पार्टी से संबंधित थे। सर्वप्रथम किसने अपने लेखन के माध्यम से स्वराज की मांग उठाई थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने सर्वप्रथम अपने लेखन के माध्यम से जो स्वराज की मांग उठाई थी। निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी से संबंधित थे? तो CR दास जो है स्वराज पार्टी से संबंधित थे। और इसके अतिरिक्त मोतीलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल भी सम्मिलित थे। अली बंधु किससे संबंधित थे? अली बंधु जो है खिलाफत आंदोलन से संबंधित थे। जलियांवाला बाग नरसंहार के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो उस समय जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष जो है मोतीलाल नेहरू थे। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता के नाम से किसने संबोधित किया था? सुभाष चंद्र बोस ने संबोधित किया था। इंडियन ओपिनियन के जो संपादक कौन थे? तो इंडियन ओपिनियन के संपादक महात्मा गांधी थे। निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन में शामिल हुआ था? तो इसमें मोहम्मद अली जिन्ना और मोहम्मद अली दोनों ही सम्मिलित हुए थे। स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में प्रथम विभाजन कब हुआ? तो स्वतंत्रता के बाद जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसमें जो प्रथम विभाजन हुआ था 1969 में हुआ था। 1969 में प्रथम विभाजन हुआ था। बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, तो इनके जन्म के समय से इनको निर्धारण करना। तो सबसे देखिए वयोवृद्ध कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी के बाद बाल गंगाधर तिलक थे। बाल गंगाधर तिलक के बाद गोपाल कृष्ण गोखले थे। और उसके बाद महात्मा गांधी थे। भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष थे तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है ड्राफ्ट कमेटी या प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है? तो नई अखिल भारतीय सेवाओं को निर्मित करने की जो संस्तुति का अधिकार है वो केवल राज्यसभा को प्राप्त है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राज्यों में विधान परिषद की स्थापना या उसकी समाप्ति की जा सकती है? तो अनुच्छेद 169 के तहत जो है राज्य विधान परिषद की समाप्ति या उसका जो है सृजन किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अब भारत में मौलिक अधिकार नहीं? तो साथियों संपत्ति का अधिकार अब भारत में जो है अब मौलिक अधिकार नहीं है। राज्यसभा धन विधेयक कितने दिनों तक रोक सकती है? तो राज्यसभा धन विधेयक को जो है 14 दिनों तक रोक सकती है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। आइए देखते हैं सूची क्या है। मुख्य चुनाव आयुक्त। मुख्य चुनाव आयुक्त किसके द्वारा नियुक्त होता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा होती है। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष जो है लोकसभा के स्पीकर द्वारा नियुक्त होता है। राज्यसभा का उपसभापति राज्यसभा द्वारा निर्वाचित होता है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा तथा लोकसभा द्वारा निर्वाचित होता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है? तो साथियों अनुच्छेद 127 के अंतर्गत तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। अब यहाँ पे जो है राज्य दिए हैं और राज्य में राज्यसभा सदस्यों की सूची दी गई है। तो आइए देखते हैं। देखिए गुजरात में 11 राज्यसभा हैं सदस्य हैं, कर्नाटक में 12 है, केरल में 9 है और राजस्थान में 10 हैं। तो ऐसे याद करिए केरल 9, राजस्थान 10, गुजरात 11 और कर्नाटक 12। साथियों जो है राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा और विधान परिषद की सीटों के लिए एक से मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, उसे आप देख सकते हैं। निम्नांकित अधिकारों में से किस अधिकार को सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है? तो शिक्षा पाने के अधिकार को जो है मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है।
संविधान के किस अनुच्छेद ने संसद के राष्ट्रीय हित में राज्य सूची में उल्लिखित विषय पर कानून बनाने का अधिकार दिया? तो अनुच्छेद 249 में। संविधान के किस अनुच्छेद ने राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार दिया? तो अनुच्छेद 108 के तहत। भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन कौन बुला सकता है? तो बुलाता जो है राष्ट्रपति है, लेकिन अध्यक्षता लोकसभा की स्पीकर करता है अनुच्छेद 108 के तहत। 108 के तहत जो है वो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, राष्ट्रपति बुलाता है और स्पीकर उसकी अध्यक्षता करता है। संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान के किसी भी अंश को संशोधित करने के संसद के अधिकार को संपुष्टि प्रदान की? तो 24वें जो संवैधानिक संशोधन था, इसके अंतर्गत जो है उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान के किसी भी अंश को संशोधित किया जा सकता है। भारतीय संविधान के प्रस्तावनाओं को कितनी बार संशोधित किया गया? तो भारतीय संविधान के प्रस्तावनाओं को अभी तक केवल एक बार 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संशोधित किया गया था, और इसमें जो है 3 शब्द पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता जोड़े गए थे। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था है? तो अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था है, लेकिन अभी तक भारत में एक बार भी वित्तीय आपात नहीं लगाया गया है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता के अधिकार को अधिनियमित करने का अधिकार प्रदान करता है? तो संसद को जो है नागरिकता के संबंध में जो कानून बनाने का अधिकार है वो अनुच्छेद 11 के तहत प्राप्त है। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में 5 पदों का उल्लेख है: लोकतांत्रिक, सार्वभौम, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और गणतंत्र। तो इनका सही क्रम क्या है? तो इनका सही क्रम है सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। भारत का एक लिखित संविधान है। कथन बिल्कुल सही है। भारत की एक संविधान सभा थी और कारण भी सही है और उसकी सही व्याख्या है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होने पर भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद की विधायी शक्ति का विस्तार हो जाता है। भारतीय संविधान के भाग 3 में दिए गए मौलिक अधिकारों के विषय में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि यह वे संसद तथा राज्य व्यवस्थापिकाओं की सामान्य विधायी शक्ति से ऊपर हैं। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग गठित किया था? तो अनुच्छेद 280 के अंतर्गत जो है वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। 5 वर्ष के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाता है और यह जो है राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। संविधान निम्नलिखित आयोगों में से कौन सा आयोग केंद्र राज्य के संबंध के परीक्षण के लिए नियुक्त किया गया था? तो सरकारी आयोग जो है केंद्र संबंधों के लिए नियुक्त किया गया था, और सरकारी आयोग जो है 1983 में गठित किया गया था और इसके अध्यक्ष न्यायमूर्ति SR रणजीत सिंह सरकारिया थे, और यह 3 सदस्यीय समिति थी। इसमें जो है 2 अन्य सदस्य थे, V शिवरमन और SR सेन, और इसने जो है 1987 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायतों से संबंधित प्रावधान? तो साथियों, भारतीय संविधान के जो है भाग 9 में जो है पंचायतों से संबंधित प्रावधान है। प्लेटो लोकतंत्र के विरुद्ध था। सही है कि प्लेटो लोकतंत्र के विरुद्ध था। लोकतांत्रिक शासन के अंदर प्लेटो के गुरु सुकरात को उत्पीड़न हुआ था। तो कारण भी सही है, तो कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है। किसने दर्शन को सर्वोच्च संगीत माना है? तो प्लेटो ने दर्शन को सर्वोच्च संगीत माना है। संत थॉमस नहीं बल्कि अरस्तु ही पहला उदारवादी यानी व्हिग था। यह कथन किसका है? तो ये कथन जो है आपका है बार्कर का। बार्कर कहते हैं कि संत थॉमस नहीं बल्कि प्लेटो पहला व्हिग था। रिपब्लिक राजनीति पर लिखा हुआ नहीं बल्कि शिक्षा पर कभी भी लिखा गया श्रेष्ठ ग्रंथ है। तो ये कथन है रूसो का। कार्य विशेषीकरण के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं प्लेटो। प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य का प्रथम विकृत स्वरूप क्या है? तो प्लेटो के अनुसार जो आदर्श राज्य है उसका प्रथम विकृत स्वरूप सम्मान तंत्र है। प्लेटो के अनुसार आदर्श
शासक दार्शनिक राजा होंगे। प्लेटो के अनुसार दार्शनिक राजा के पास परिवार और संपत्ति नहीं होगी। तो कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है, तो विकल्प यहाँ पे हमारा बी सही है। निम्नलिखित में से किसने प्लेटो पर प्रथम फांसीवाद होने का दोषारोपण किया? तो कार्ल पॉपर ने जो है प्लेटो पर प्रथम फांसीवाद होने का दोषारोपण किया है। और कार्ल पॉपर की जो महत्वपूर्ण पुस्तक है ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज है। अरस्तू के अनुसार राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है, यह कथन बिल्कुल सही है। और कारण क्या है? अरस्तू के अनुसार राज्य एक नैसर्गिक संस्था, यह भी सही। कारण कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। राज्य ओक या चट्टान से नहीं बल्कि उसमें निवास करने वाले नागरिकों के चरित्र से उत्पन्न होता है, तो उपयुक्त कथन है प्लेटो का। प्लेटो की रिपब्लिक को स्वप्नलोकी माना जा सकता है। रिपब्लिक में ऐसे समाज का चित्रण किया गया है जो धरती पर प्राप्त नहीं होता है, तो कथन भी सही है और कारण भी सही है और कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है। और इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न, विश्व शांति कायरो का स्वप्न मात्र है, युद्ध पुरुष के लिए वैसा ही है जैसा नारी के लिए मातृत्व। तो उपयुक्त कथन का है ये मुसोलिनी का है। ये मुसोलिनी जो है युद्ध को महिमा मंडित करते हुए कहता है कि जो है पुरुष के लिए युद्ध वैसा ही है जैसे स्त्री के लिए मातृत्व। इसी के साथ यह वीडियो हमारा समाप्त हुआ। और यह वीडियो हमारा कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।